व्हाट डू रिसर्च इंक्लूड, ठीक है। फाइंडिंग अ थीसिस एंड प्रोजेक्ट, पहली एक दो स्लाइड ना शायद आपको लगे कि पता नहीं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, पर स्पेशली जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं मास्टर में और जो पीएचडी के लिए ढूंढ रहे हैं उनके लिए ज्यादा वो है, पर मुझे लगा कि आपको भी दे देता हूँ थोड़ा आइडिया। ठीक है, फाइंडिंग अ थीसिस प्रोजेक्ट फंडिंग। दूसरा एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट और डोमेन। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रीडिंग द लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर क्या होता है हम बात करेंगे। चौथा होता है राइटिंग द पेपर। पांचवा है पब्लिकेशन ऑफ द पेपर। और लास्ट की अगर पेपर पब्लिश हो गया तो एक्सेप्ट तो हो गई भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, आते हैं पहला। तो फाइंडिंग अ थीसिस प्रोजेक्ट, मैं इसमें अपना व्हाट्सएप भी बंद कर देता हूँ, मैसेज आएगा बार बार। ठीक है, मेक योर सीवी एंड कवर लेटर प्रेजेंटेबल अट्रैक्टिव। ओवरलिप का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, तो आपको काफी यहाँ पे मिल जाएंगे ओवरलिप के फॉर्मेट। और मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको शेयर कर दूं एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो आप ये लिंक देख सकते हैं और अकॉर्डिंग तो हो ही मिल ही जाएगी आपको। यहाँ पे जो भी आपको मतलब ओवरलिप में अगर आप बनाते हैं अपना सीवी तो काफी सही लगता है। ठीक है, अगला आते हैं अपना पॉइंट नेक्स्ट है कि टू रिकमेंडेशन लेटर। अगर आपके पास एक दो रिकमेंडेशन लेटर है कोई अच्छे प्रोफेसर से तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर की, मैं प्रोफेसर वर्ड इसलिए यूज किया, मैं यहाँ एसोसिएट या असिस्टेंट भी यूज कर सकता था, क्योंकि प्रोफेसर की अपनी एक वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ फुल प्रोफेसर वही होता है जो इसके पास सुपरविजन करने की अथॉरिटी हो। ठीक है, नहीं ऐसे बीटेक के बाद भी बहुत से प्रोफेसर बन जाते हैं मास्टर्स के बाद, लेकिन अच्छा प्रोफेसर पीएचडी के बाद उसका एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ, क्या बोलते हैं, एचडीआर बोलते हैं फ्रेंच में, मुझे इंडिया का वो वर्ड नहीं पता है, पर उसको एक टेस्ट होता है, इसमें आपको बच्चों को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद 8-10 पीएचडी के बाद 8-10 मैक्सिमम बोल रहा हूँ साल के बाद आप प्रोफेसर बन जाते हैं, फुल प्रोफेसर। और 2 या 3 के बाद आप एसोसिएट बनते हैं और 4-5 में मिनिमम आप फुल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आइडिया बन गया प्रोफेसर कैसे बनते हैं। तो थोड़ा आइडिया एक डिटेल्स दे देता हूँ। सबसे पहले बैचलर, मास्टर, पीएचडी, उसके बाद पोस्ट डॉक कर लेते हैं कुछ लोग। पोस्ट डॉक के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट, एसोसिएट के बाद फुल प्रोफेसर, उसके बाद डीन बन जाते हैं, कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं, उसके बाद वाइस चांसलर, बस यहीं तक पहुंचते हैं इसमें। तो कभी कभी मिनिस्ट्री आपको बुला लेती है पॉलिसी बनाने के लिए, एनसीईआरटी वगैरह। ठीक है, ये इनका फ्यूचर होता है प्रोफेसर से एकेडमिक्स का। ठीक है, और उससे और हाई जाए तो आप एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं कोई भी क्या बोलते कंट्री के। अगर हमें फंडिंग कैसे ढूंढनी है, बेसिकली अप्लाई अगर डिफरेंट पोर्टल। ठीक है, कौन पर लोगों से यू कैन कांटेक्ट टू द पीपल, प्रोफेसर और लिंक्डइन। तो एक दो बाकी लिंक्डइन वगैरह आपको पता होगा, एक दो जो वेबसाइट मुझे लगी है वो यूएक्स है। ठीक है, यूरोपियन में, यहाँ पे आपको कोई भी फंडिंग चाहिए, आप कहीं से भी हो तो इस वेबसाइट पे आप जाके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप करियर डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे तो मिल जाएगा ऑब्वियसली। दू, दूसरा है जो है कॉर्डिस, एक यूरोपा डॉट एक ये वाली वेबसाइट है, इस पर भी मिलती है। तो ये बेसिकली दो वेबसाइट है। तो ये बार बार अनम्यूट ना हो कोई तो ज्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक जर्नल प्रोसेस होती है हायरिंग की, स्पेशली पीएचडी में, बाकी लोग भी कर सकते हैं। जैसे सीवी शॉर्ट, आपने अप्लाई किया इस वाले पोर्टल्स पे, आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग हो गया जो हमारे एचआर भी करते हैं। अब रिसर्च है तो रिसर्च असाइनमेंट देते हैं, उसके बाद अगर टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है टेक्निकल असाइनमेंट देंगे। सुपरवाइजर, फिर जो आपके सुपरवाइजर होंगे पीएचडी में वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू लेने के बाद वो 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर फाइनल जो जूरी होती है कॉलेज की, ठीक है, वो जूरी लेती है। मैंने जो बताया सारा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया, तो अब मेरा एक्सपीरियंस फ्रांस का है। ठीक है, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से मेरा भी हुआ था। उसके बाद अगर आप यहाँ सिलेक्ट हो गए जूरी में से, ठीक है, तो आप ऑफर लेटर साइन करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा यूनिवर्सिटी वगैरह में, और जो भी फॉर्मेलिटी है वो हो जाएंगी। ऐसे आपको फंडिंग मिल जाती है कोई भी प्रोजेक्ट की, या फिर थीसिस की, या फिर पीएचडी की। नेक्स्ट है जहाँ पे हमें एनालिसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, आपको फंडिंग मिलेगी, उसके बाद आपके केस में बोलूंगा आपको जॉब मिल गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी इंटर्न्स यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय जो भी है,
तो क्या करेंगे उसके बाद यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड डोमेन। जो भी सब्जेक्ट में कोई ऑर्गेनिक शब्द कर रहा है, ठीक है, someone is doing on the tech land, someone is doing on the IoT, you must have the basic understanding of the domain of the project, which can be find on the by surfing on the Google or many other ways. But personally, I find my all the details by getting the lectures of my professor, and he provide me all the lectures what he have taken and he have given to me. So I personally follow the lectures, some of them what I find good, because he used to have a teaching experience of around 20 to 25. दिस इज इन माय केस। आपके केस में और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यू कैन डू अ जनरल सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, ब्लॉग, वीडियोस, लेक्चर, ट्यूटोरियल। पर योर ऑब्जेक्टिव कि आपको प्रोजेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्या बोलते हैं, जो मैंने फाइंड की थी लेक्चर, ट्यूटोरियल, तो वो आपको प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे कैसे ढूंढ सकते हैं, तो मेरी पर्सनल रिसर्च थी, ठीक है। एक सिलेबस क्या होता है बच्चे को पढ़ने के लिए, कैसे वो क्या बोलते बनाते हैं मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कब प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इसमें ही आ जाती है आपकी, ठीक है, जो जर्नल आप सर्फिंग करेंगे। अगला है फाइल मैनेजमेंट, फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट। तो इसमें मैं बता दूं कि जब आपके पास डेटा ज्यादा हो जाता है तो इस तरीके से हम फाइल मैनेज करते हैं। जैसे मैंने फोल्डर बना सकते हैं, प्रवीण पीएचडी फर्स्ट ईयर में क्या किया, सेकंड में किया, थर्ड में अब क्या करूंगा। कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूं तो उनका पूरा है, पेपर सबमिशन है तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सपर्ट टॉक अगर दी है तो कहाँ पे, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये ना, एक इंसान को फाइल मैनेजमेंट डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको टेक नहीं आता है, अब हर चीज आप मोंगोडीबी या फिर क्या बोलते हैं जो होता है पीएचपी एडमिन टाइप, ठीक है, माई एसक्यूएल, उसमें थोड़ी करोगे इस टाइप की। तो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए और कि कौन चीज कहाँ पे है, ठीक है। तो आप इस टाइप से कर सकते हो मैनेजमेंट। तो आई थिंक ये पहले 2 स्लाइड थी जो कि आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। बट अब आते हैं हम जो बेसिक मेन रिसर्च है, ठीक है, जो कोर ऑफ द रिसर्च है, यहाँ से होती है रीडिंग ऑफ द लिटरेचर, finding the different source of the research paper। अब आप when you will find different sources of the research paper, तो आप गूगल स्कॉलर है, IEEE एक्सप्लोरर हो गया, यूरोविज हो गया, SCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सेज है, CHI, ये डिफरेंट टाइप्स की सोर्सेज हैं जहाँ पे आप अपना पेपर का नाम डालेंगे और आपको मिल जाएगा। जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, अब अपन थोड़ा एक बार ट्राई कर लेते हैं। गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर गया। अब मान के चलो किसी को इंटरेस्ट है IoT में, ट्राई मारते हैं IoT लिखने पे क्या देता है। तो इसने IoT लिखने पे ये दिया मुझे, लिस्ट दे दी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिटरेचर रिव्यू। अगर मैं IoT पे कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं इस पेपर को जरूर पढ़ूंगा हेडिंग के बेसिस पे कि लिटरेचर रिव्यू में जिसने भी लिखा है क्या लिखा है। अब मैं किसको कैसे डिसाइड करूंगा, ये पढ़ूंगा या नहीं, मैं बाद में अगली स्लाइड में वो देखेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया आप कैसे सर्च कर सकते हैं उस पर, क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए क्या होते हैं, नाम चाहिए। जैसे मैंने नाम बता दिया गूगल स्कॉलर, बाकी तो आप सर्च मार ही लोगे ना गूगल पे, मिल जाएगा आपको IEEE एक्सप्लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये हो गया, रिसर्च कर लिया। नेक्स्ट, क्रिएट अ PPT फॉर लिस्टिंग एंड फाइंडिंग ऑल द पेपर्स यू रीड। अब मुझे सर्वे पेपर जब लिखते हैं ना तो बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है सर्वे और रिव्यू पेपर में। कोई बताना चाहेगा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सर्वे एंड द रिव्यू पेपर, या दोनों सेम लगते हैं आप लोगों को? बता सकते हो यार। एक मेरी लास्ट स्लाइड है, इसमें पहले वो दिखा देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। पॉइंट नंबर 6, देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन, सो आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी मन में आए बोल सकते हो, बता सकते हैं। एनीवन? मैं ज्यादा वेट तो नहीं करूंगा, अगर आप बताना चाहें तो सर, क्वेश्चन। दोनों अलग पेपर होता है। रिसर्च पेपर होता है कि हमने मतलब कुछ उसमें अपने पेपर में अलग से ऐड ऑन करके हमने रिसर्च करी है, जो वो हम अपने पेपर में डालें। और रिव्यू पेपर बेसिकली ये होते हैं कि मतलब जो हम मतलब लगभग 15 से 20 पेपर पढ़े हमने, और उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद हमने रिव्यू करके लिखा उस चीज पे, वो रिव्यू पेपर होते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है।
ओके, तो मैं थोड़ा सा, आपने बताया तो है, गुड अटेम्प्ट। जो आपने रिव्यू पेपर की डेफिनेशन दी है वो अकॉर्डिंग टू मी सर्वे पेपर की डेफिनेशन होती है। सर्वे में आप क्या कहते हैं, बेसिकली डिफरेंट लोगों ने जो अभी तक लिखा है उनको, मान के चलो मुझे कोई रोबोट बनाना है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा ना मार्केट में कि कौन कौन से रोबोट हैं, ठीक है। अब मैं रिसर्च में आ गया तो देखूंगा किस किस की रोबोट के रिगार्डिंग पब्लिकेशंस हैं या ड्रोन है। अब उनको देख के मैं उस पेपर को देखने के बाद ये देखूंगा कि उसने किस किस उस पे डायमेंशंस पे उसको एनालिसिस किया है। मान के चलो कॉस्ट एक डायमेंशन हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी उसको बनाने में एक डायमेंशन हो गया, पाइथन यूज किया या क्या हुआ है कोडिंग का। तो इस सर्वे पेपर में हम डिफरेंट लिस्ट लेके जो अभी तक बने हैं उनका, मान के 20 ऐसे पेपर मुझे मिल गए जिन्होंने अपना बताया है कि ये पर्टिकुलर सर्वे हमने किए, हमने ड्रोन बनाए हैं, ठीक है। तो उन 20 के 20 को मैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन बना लूंगा, 4 5 8 10 जैसे ही मैंने बताया, एंड आफ्टर दैट आई कैन मेक अ फुल वन टेबल एंड एनालाइज देम। अब उसके बाद क्या है, ईच ऑफ द डायमेंशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो डायमेंशन कॉस्ट क्यों लिया है, वहां पे मैंने टेक्नोलॉजी क्यों लिया है। तो ये जनरली होता है सर्वे पेपर। रिव्यू पेपर जनरली अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बाकी लोगों के हिसाब से और कुछ हो सकता है, विल नॉट से लाइक दिस। आपने कोई भी पर्टिकुलर पेपर पढ़ा, उस पर अपना रिव्यू दे दिया, ठीक है, कि भाई इसने जो लिखा है इसको मैं बस ये पर्टिकुलर चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो आपका हो गया रिव्यू। अब अगर आप रिव्यू पेपर को 10 या 15 पेपर मिला लें, उसके साथ फिर आप उसको डायमेंशंस पे एनालिसिस स्टार्ट कर दें, तो फिर वो क्या बन गया, सर्वे पेपर बन गया। तो आई होप आई एम क्लियर टू एक्सप्लेन, ठीक है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सर्वे और रिव्यू पेपर में। उसके बाद आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर होगा कि सोर्सेज कहाँ से मिलने हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ पीपीटी ऑफ द लिस्टिंग एंड फाइंडिंग ऑल द पेपर्स एंड रीड देम, ठीक है। तो अब मान के चलो मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ, मैंने जब अपना पहला सर्वे पे लिखा तो मैंने अराउंड 80 to 90 पेपर पढ़े थे। अब डू यू थिंक कि 80 और 90 पेपर मैं कैसे मेंटेन करूंगा, मुझे याद तो रहेगा नहीं ना, उनके टाइटल्स भी याद नहीं रहते हैं सबके, भूल जाते हैं। तो मुझे उनको मेंटेन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए कि मेरा सारा डेटा एक मैं इजीली उसको रिट्रीव कर लूंगी कौन पॉइंट कहाँ पे है। यानी आंसर थोड़ा ना इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, आप लोग भी आंसर करते जाओ। सर एक मतलब कंटेंट टेबल बना लेंगे जिसमें हम अपना पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि किस पेपर में क्या क्या चीजें डिफाइन है। बिल्कुल। और कोई? सर लिस्ट बना लेंगे सारे डेटा की नोट्स की फॉर्म में। ओके ओके, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था बेसिकली। मैंने ऐसे डेटाबेस बनाया था, मैं एक्चुअली अपना वो शेयर नहीं कर रहा हूँ जो मेरा है डॉक्यूमेंट, पर मैंने उसमें कुछ सैंपल उठा लिया। जैसे मैंने पेपर का नाम लिखा, पेपर के कीवर्ड लिखे, ठीक है। कीवर्ड व्हेन वी से, तो कीवर्ड यहाँ से आ जाते हैं, जैसे ये पेपर है तो इसके कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट के बाद होंगे। इस पीडीएफ पे देखते हैं अगर मैंने दिया होगा तो। इसको तो इसका ये है कीवर्ड आईओटी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इनको कीवर्ड बोलते हैं। आई होप ऐसे पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ मैं कीवर्ड लिख लूंगा। इंक्लूड पेपर में कैटेगरी टाइप है कि फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, मुझे इसको अगर पहले से प्लानिंग है 3 4 पेपर लिखने हैं, ठीक है, तो उसमें मैं बोल दूंगा कि भाई ये पेपर मुझे सर्वे में काम में आएगा, टेक्नोलॉजी में काम में आएगा। उसको कैटेगरी में डाल दूंगा। अब वो डिपेंड करता है अभी क्या कैटेगरी है। रीडिंग प्रायोरिटी दे सकता हूँ, इसको पहले रीड करना है या बाद में। उसका करंट स्टेटस क्या है, रीडिंग डन है या रिव्यू अभी चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं उसको। ऑनलाइन लिंक कहाँ से उठाया है मैंने, ड्राइव में मैंने डाल के रखा है कि अगर मैं ऑफलाइन कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ तो तुरंत उसको रिट्रीव कर लूँ, ठीक है। वैसे ड्राइव में भी लगेगा लेकिन ड्राइव शायद लोकल होस्ट में आ जाती है मेरे में, तो इस सॉफ्टवेयर से हो सकता है किसी क्वेश्चन हो कि ड्राइव के लिए भी इंटरनेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑथर और रेफरेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट उसका, साइटेशन, क्वेरी अगर कुछ है तो प्रोफेसर से पूछना है, और फिर कमेंट, आपकी कमेंट्री क्या है उस पे। उसके बाद आपके सुपरवाइजर की कमेंट्री क्या है, ठीक है। सुपरवाइजर जब भी देगा कमेंट्री जब आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद अगला मैं जो पॉइंट करता हूँ वो क्या करता हूँ,
ये आई थिंक ठीक है, ये तो हो गया पूरा मेंटेन। ठीक है, अगला है उसको डेटाबेस मेंटेन करने के लिए मैंने एक्सेल में आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके एक्सेल भी आई थिंक मैंने शो कर दी कि ऐसे मैं पूरा मेंटेन कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, एडवांस टूल एंड नहीं, उसके बाद यहाँ एक पॉइंट मुझे दिखाना था। ओके, ये एक्सेल मैंने बना ली। अब मैं प्रोफेसर को प्रेजेंट कैसे करूंगा, ये पॉइंट था ना, ये मुझे एक्सप्लेन करना था। तो मैं क्या है ऐसे बना लेता हूँ, पन्ना एक पेपर को मैंने 15 फेज में डिवाइड, मतलब एक फेज को 15 पेपर को माना है मैंने। फेज 1 ऐसे मैंने किया था 3/1/2022 से 31/1/2022 में ये पेपर पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 70-80 पेपर तो डिफिकल्ट होता था काफी। ठीक है, तो फेज 1 में मैंने कर लिया रिव्यू ऑन ए पर्टिकुलर नाम है पेपर का। अब अगली स्लाइड में आते हैं, आपको दिखेगा पेपर नंबर 8 जो कि है मल्टीपल वर्क स्पेस इन विजुअल एनालिटिक्स। आपको ना इसके कंटेंट पर ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि वो मेरी पीएचडी है। अगर आपको समझ में आती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, पर आपको इसकी स्ट्रक्चरिंग पर जाना है कि मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ। तो इस वाले पेपर में मुझे मोटिवेशन किया है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने गूगल पे सर्च मारा और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर अगर ऐसा है तो पूरी पढ़ लो जितने पेपर आते हैं। नहीं, पहले उसका ना ये देखने के बाद मैं थोड़ा देखूंगा कि क्यों पढ़ना है, थोड़ा सिलेक्शन बता देता हूँ। ये आया, ये पेपर है तो मैं देखूंगा साइटेशन कितने हैं। 231 है इसमें साइटेशन। ठीक है, दूसरा इसमें कितने साइटेशन है। ठीक है, अब आपने जो कीवर्ड डाले उस कीवर्ड से एटलीस्ट आपका एक फिल्टर हो गया कि आपको किस डोमेन के पेपर पढ़ने हैं। दूसरा, उस डोमेन में बहुत से ऑथर ने लिखा है तो आप देख सकते हो कि साइटेशन कितने हैं, कितने साइट हैं, कितने नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पब्लिशर है वो कौन है। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अगर वो अच्छा है, जर्नल है या कॉन्फ्रेंस है, अच्छा कॉन्फ्रेंस है जर्नल है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तो ना किसी भी जर्नल का आप पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू होता है। जर्नल और कॉन्फ्रेंस की वैल्यू कैसे पता चलती है वो मैं नेक्स्ट जो आएंगी स्लाइड उसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया मिल गया। एक तो यहाँ साइट देख लिया कि साइट इट कितने लोगों ने साइट किया। साइट मतलब समझ आपने कोई वो डाला है, मान के चलो आपने कोई ऐप बनाया है, प्ले स्टोर पर डाला, उसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया, एक वो आइडिया है। सेम यहाँ पे है साइट, मतलब कि मैंने पेपर लिखा है कोई, उसमें मैंने इस पेपर का रेफरेंस दिया है, मतलब आपको रेफर किया है, उसका कहते हैं रिसर्च की भाषा में साइटेशन। that I have particularly referred to that particular paper in my personal paper which I am going to publish। ठीक है, तो यहाँ साइटेशन से पता चल जाता है। तो back to PPT, okay, तो I have a motivation why I am reading this particular paper। उसकी लेंदी पेपर है क्या है पता होना चाहिए, ऑथर उसके कौन कौन है। ठीक है, आइडिया लग जाता है क्योंकि आप मुझे प्रेजेंट कर रहे हो। ये देखो दो चीजें हैं, एक्सेल जो डेटाबेस है वो अपने पर्सनल यूज के लिए है, जिससे मैं पता लगा पाऊँ कौन सा पेपर कहाँ है। और जो ये है ना पीपीटी, दिस इज फॉर द यूज ऑफ other person, what I understand from that particular paper, I am going to give a concrete information to you so that you don't have to read that particular paper। ठीक है, तभी तो वो अपना एक्सपीरियंस बता पाएंगे कि है। उसके बाद मैंने उनको बताया साइटेशन इसमें इतने थे, these are the references। ठीक है, voyager 2 I find through this reference, then I will read this reference also। नेक्स्ट उस पेपर का एम, what is the aim, what is written in the introduction, this is from slide number 3 is actual what I find, do the finding from the paper। पेपर पढ़ने के बाद जो मैंने पेपर को ढूंढा, मैं जो मुझे लगी चीजें अच्छी वो मैंने लिखी हैं कि इस पेपर का एम ये है, इंट्रोडक्शन ये, करंट टूल, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कोई प्रोफेसर इसको पढ़े जो कि एक्सपर्ट इस फील्ड में, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो। ठीक है, अगेन सो डोंट ट्राई टू हाईलाइट द कंटेंट, मोर अबाउट द स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद मेन कंट्रीब्यूशन, देन बैकग्राउंड, दिस फ्रॉम स्लाइड 4 5 6, जो भी मुझे पिक्चर्स में इंटरेस्टिंग लगी उसके स्क्रीनशॉट लिए मैंने। यूएस सिनेरियो 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 स्लाइड, 15 16,
ठीक है। स्लाइड नंबर 16 तक मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया है, पेपर को लिखा है, ठीक है। और लास्ट नंबर जो स्लाइड है उसको मैंने कॉन्क्रीट निकाला है, जो बोलते हैं ना कि मुझे पूरा पेपर एक स्लाइड में एक्सप्लेन करना है, तो मैं ऐसे करूंगा कि जो विजुअलाइजेशन है वो इस टाइप के, इंटरेक्शन इस टाइप के, चार्ट हैं, मेथड है, टास्क ये यूज किया है इस टाइप से। तो आप समझिए, अब ये डायमेंशंस मेरे हैं क्योंकि मेरी पीएचडी में जरूरत थी। आपके डायमेंशन लिटरेचर आपके डायमेंशन में कॉमन हो सकता है, उस पेपर के प्रोज एंड कॉन्स क्या ये भी कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। पर मेथड पता नहीं, आपको इंटरेक्शन मुझे विजुअलाइजेशन चार्ट चाहिए, पता नहीं आपको कुछ और चाहिए हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी हो सकता है आपको चाहिए हो, मुझे उसमें नहीं चाहिए हो। तो ये डायमेंशन आपको खुद बनाने होंगे कि आपकी रिसर्च किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ आई डू फॉर ऑल द पेपर्स, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट, बैक टू प्रेजेंटेशन। तो एक आइडिया मिल गया, दो चीजें मिल गई आपको कि पेपर ढूंढना कैसे, हाउ यू हैव टू फाइंड द पेपर। सेकंड, हाउ यू हैव टू मेंटेन अ डेटाबेस। एक सेकंड रुकना। ओके, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। So we have complete the reading of the literature, ठीक है। रीडिंग आई कैन से प्रेजेंटेशन ऑफ द लिटरेचर। इसमें अगर स्लाइड नंबर 4 में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द कॉन्क्रीट। है किसी को क्वेश्चन? नो सर। ओके, मैं आता हूँ अगला, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है राइटिंग द पेपर्स। So when we write the paper, I think it is very important to use some advanced tools. I hope you use some of them, use the Word or the Google Doc or Microsoft softwares, whatever. But I personally prefer the overleaf, where you can manage the references as well as what I can say, automatic structuring of the text and proper management of the images or the tables. So when I click over here, so I think there is an issue, but I can open it here. Okay, तो ये मैंने थोड़ा टेम्पलेट बनाई है, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पेपर की टेम्पलेट है, तो मैं पॉइंट हाईलाइट कर दूं। अगर मुझे यहाँ कोई भी चीज मेंशन करनी है, ऑटोमेटिक अपने आप रिसाइज कर लेगा पूरा पेपर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसे जो भी टेक्निकल लोग हैं, आप VS कोड में देखते होगे, आप इंपोर्ट कर लेते हो एक फाइल दूसरे में, ठीक है। तो मेरे जितने भी यहाँ पे है ना बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिलियम में से, मैंने आपको बिब्लियोग्राफी यहाँ नहीं मिलेगी कहीं भी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मेरा केवल यहाँ पे मैंने फाइल यहाँ पे रख ली, इंपोर्ट कर लिए VS कोड की लैंग्वेज में, कोडिंग की लैंग्वेज में मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट किए, पर इसका जो कंटेंट है ना मैंने सेपरेट रखा है यहाँ पे इस फाइल में, जिसको मैंने VA1 बस नाम दे दिया है। उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है लिखने का। अब यहाँ पे आप बोलोगे आएगा कैसे, कहाँ से आएगा? अगर मुझे रेफरेंस देना है, मान के चलो इस पेपर का जो भी मैंने दिखाया था गूगल डॉक में, इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिटरेचर रिव्यू, मैं इस पर साइट पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ बाय टेक्स्ट करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसका क्या, जो इतना लंबा नाम तो मैं नहीं लिखने वाला भाई, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं है। तुमने खुद क्या कर लिया, VA6, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक फाइल में लिख दिया जो इंपोर्ट की, पर उसको आपने उसमें नहीं डाला है, किसमें, जो टेस्ट फाइल है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आपने साइट तो करना होगा ना पेपर में, हमने उसको साइट नहीं किया है, ठीक है। तो साइट करने के लिए जो आप देख रहे हो मैंने यहाँ साइट किए हैं, साइट में लिख दूंगा VA6। अभी देखना यहाँ 5 थे, 6 हो जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। हो गए 6।
अब ये देख लेना किस नाम से था हमारा, वो बैन था, विलियम था, दिख रही है उसका, मैं क्या नाम था पेपर का, यहाँ देखना पड़ेगा ऑथर का नाम। मडाकम नाम से है। क्या इंटरनेट ऑफ थिंग दिखाया टाइटल का नाम? ये है टाइटल 4th नंबर पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिटरेचर रिव्यू आ गया ये 4th नंबर पे। दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। ठीक है, एक तो मुझे ये आसानी होती है मैनेजमेंट में, दूसरा मुझे फिगर बस यहाँ पे एक सैंपल फिगर दिया है ट्रिपल ने, फिगर यहाँ पे देना है अपने आप में। इस फिगर पे यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ ना कोई भी टेस्ट पे, ये मुझे अपने आप लेफ्ट में ले आता है कि आप यहाँ पे थे। ठीक है, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है उस चीज को। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे करना है तो मैं सर्च मार सकता हूँ उस चीज को। ठीक है, तो मैं अगर फिगर की बात करूँ कि फिगर का कोड कहाँ पे है, तो मैं फिगर पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आ गया। ये फिगर सिंपल इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिगर यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट ऐसे हो जाता है कि ये ड्रैग करें कहीं से भी फाइल, वो ड्रैग करके आप यहाँ आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है, क्लियर। ये टेबल भी इसी तरीके से आ जाएगी, तो ये सैंपल मैं आपको दे दूंगा बाद में। ठीक है, जितने भी रिसर्च में काम करें उनको तो देना ही है, बाकी आप लोग को भी मैं ट्राई करूंगा ईमेल करने का। ठीक है, उसके बाद ये आ गया राइटिंग ऑफ द पेपर। वर्क रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट टू मेंशन। आप किसी के भी काम को अगर बात कर रहे हैं अपने पेपर में, यू आर हाईलाइटिंग और मेंशनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द रेफरेंस। जैसे भी मैंने आईओटी का रेफरेंस मेंशन किया, आपको उसको मेंशन करना होगा। Better to use own images, table, graph, etc. Otherwise, don't forget to give the reference or credit. अगर किसी अपने खुद के यूज करो, otherwise you have to give the reference or credit to them. Fourth, spelling, phrases and sentences. They are the basic things, especially the tag guy always miss. Even sometime I also. So you can use the Grammarly extension. ठीक है. I think I have used somewhere Grammarly extension. And you can see the ad. Sometimes Grammarly suggest me to correct the things. Okay, so just you do the extension over here. After that, plagiarism check. For the checking of the plagiarism, I think you can find some other tools. I have mentioned the link over here. So there are many tools. What you find the best, you can use. Okay. So selection of the paper, just suppose you start writing the paper. Now you have to think what kind of the paper you want to write. First, the survey paper, I already explained you, in the review paper. Technical paper, in technical paper, just suppose I have developed any IoT based kit or the robot, how you have developed it. You have to explain everything, like technical, what you have used, the language, what you have used. Not it is a slightly difference from the documentation which we do for the coding or the technical part for the knowledge transfer and writing the paper. We only give the concrete information in the paper that we do this particular thing and the workflow from this to this and this to this. We don't have to submit a code over there, because we just let people know we already did this particular task. So we are the first one who have done this particular thing. Okay, that's why we write the paper and the patent and we file the patent. Okay, so this is the technical paper. Evaluation paper is generally we do the comparative study, where just suppose you can say someone have already developed some particular thing and you are also developing the same thing again. Okay, in the language of the market, I can say I can do a comparative study. When BharatPe was developing, they can do the comparative study with the BharatPe and the Paytm when they have developed. Okay, this is how we are do the comparative study. Second is the user evaluation. Just suppose in the language of the what I can say, in a language of technical developers, we call it the testing. In the same way, we call in the language of the research the user evaluation. We develop the software. We will ask 15 or 20 people in a lab come and sit on the computer and test our tool, their features and everything. And we will get their feedback at the end. This is known as the evaluation or user evaluation. Now, overall system representation. Okay,
Like just suppose I have developed the whole system from starting to end. Now I will write the one paper starting how I do the survey and everything. This will be the overall system representation. And there is some other categories of the paper which known as the others, maybe what you can understand. Okay. Coming to next about the publication of the paper. Now, how you will find which paper do I have to publish and where should I publish? Okay, so I've given here some links like first try to find the 10 journals and conferences with their ranking based on the impact factor, citation of the paper, quartiles, and H index. Okay, so let's go to the. I will show you one demo. Okay, and the remaining you can do by yourself. So one of the link I follow is the SCI for the journals. So when I click over here, I can just click the visual informatics. Okay, so you can see I got here. I click here, so I can see the H index. Okay. After that, what I can see, who is the publisher? Elsevier. Now, what the quadrants say? It means Q1. Most of the papers was published in this journal in 2002 was the Q1. Q1 is the best, the green. Second is the yellow Q2. It could be Q3 and Q4. The maximum are the Q4. So try to publish all the papers if you want maximum Q1 or Q2. Okay, in a journal. Otherwise, don't publish them. There are the other indexes or you can parameters on the basis you can do the analysis of the journal. Okay, for other there is also very good journal TGCV. Traverse TVCG. Let me find it's okay. You can see the H index 158. It is a very popular journal in the field of the computer science and visualization. Everyone want to publish their paper over here in the journal of this with the H index 158. You will also see the quadrant. You've seen every year they have a quadrant hardly in 2 or 1. Only 1 they have in 3. Okay. So how we make an analysis of the journals, which one is which is not. So how many journals you know, just put over here, you will get the result. Same for the conference, like one is the conference rank we can use, just type here. I recently went in one of the conference IB, so I can type it, International Conference of the Visualization. Okay, and see. So it's a rank B, okay. And when you see we have A, B, C and A, B, there are 5, I can say levels of ranking A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, okay. So what I suggest, there also sometimes C also, okay, rank C. So what I suggest, if there you have to understand who have giving a ranking. If Qualys is giving, there are 5 levels. If EI is giving, there are 3 levels. So don't go in ERA beyond B, and in Qualys, don't go beyond B2. Okay, if you want to publish a paper. Okay, this is how we make an analysis of the conference. So select the particular journal. This is the whole explanation. Point 2, I already show you. Next is the importance of the paper. I already show you how we can do the importance, like citation by citation related article, all version. Okay, you can also find the paper over here. One point that I missed over here in Google Scholar, just to let you know, when you click the name of the author here, you will get all the papers of that author over here, all the profile. Like the citation of this paper for this author is 231 in the year 200. So you can find the profile of the author, how much he is good in research. You can see his Google Scholar or other things. The H index, I10 index. You can search on the Google what is the H index, what is the I10 index. I hope you will get the answer. Okay, if you don't, you can come to me because the time is very limited. So I have to finish it as soon as possible.
So now coming to next, we have written a paper. Okay, we have done reading of the paper. We do the writing of the paper. We do the publication of the paper, and you got selected in a conference. Now you have to go to present a paper. For presenting a paper, first thing you have to make a very good presentation. Okay, slides of the presentation, which is based on the time how much given to you. If you have a 15 minutes, you can make 25 to 30 slides. For getting the slides, you can get some slides here for free of cost, slidego.com, and few slide also from the Slide Carnival. Okay, so these are the some point from where you can website from where you can get the slides free of cost. Now, one of the mine presentation sample which I have recently presented. So this is how what I make a presentation for my personal research. What I presented recently in Finland. So this is what I made. When you are making a presentation, you must respect the time given to you for the presentation. Even you must understand how much time for question answer it is included or not. You have a 12 minutes for the presentation, 3 minutes for the question answers. And you can also put some slides after thanks, like in my case you can see I have here thanks, and after thanks I put some slides to answer my if someone asks some question, I can answer with the help of this slide. Okay, and after that you can, before you are presenting, finally you can repeat and record your presentation on different tools. You have the Loom and one more. And you can also present your PPT to friend, relative, like I generally do when I go to present in any conference, so that they can give a feedback. A person who is worthy and you seems is a good, you can present them so that they can give you the feedback with the mistakes you are doing. So should not be done in the final stage. So this is the ending slide, I can say. So there are some basic ethics. Something I like this, like all actual contribution names should be mentioned, student or supervisor. If someone is supervising you, I think you should mention there also. Okay. Second, if someone is really helping you and guiding you, so discuss them passively. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस काम करवा लो उसके बाद we will not talk to them. You must see if you want to mention their name, you must ask them passively, I will mention or not. Okay, if for my personally, I personally think one thing, if I am taking some guidance from someone, I have to mention their name. If not, then it is optional for me. Okay, second, if you are mentioning someone else work, again I will say you have to give the reference. All papers and patent are considered as intellectual property. So for any dispute, IP laws of that company will be applies. Okay, so I hope you guys know. Funding source should be also mentioned, if any. If you have any funding from anyone, you have to mention their name also. And again, last but there is no stupid question, so you can ask what you want. Last but not least, these are some professors from which I am learning. So I will definitely give a credit to them because somewhere they teach me a lot. So I will say thanks, and yes, if you have the questions, you can ask me. Or here is the feedback form. You can also give me a feedback on this form. Okay, I will share with you about this particular PPT. Okay, so I think here I rest my speech. So if you have questions, you can ask me. No question? So for the technical research paper, do we have to provide pictures of circuit diagrams, block diagrams? How much it is Yes. important to provide pictures and images? I think when we are presenting a paper, it comes